मैंने शुरू में आपको कहा था क्लास में कि जब हम डूब जाते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट में, वो ग्राफ और फेजर डायग्राम और कैलकुलेशन, और तब हम लोग बेसिक बात भूल जाते हैं। फिर से यहां बात आ रही है कि इसका जो सर्किट बनेगा वो सर्किट प्योर इंडक्टर का है। जब हमारे पास दो चीजें हैं, अब हम लोग एसी और डीसी को बहुत ही नीचे लेवल से, वो कह रहे हैं डीसी का मतलब है ये सिंबल और एसी का मतलब है ये सिंबल, ये सिंबल। इतनी बात आ गई। जैसे आप किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस, आप किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस या आप किसी कैपेसिटर के अक्रॉस या आप किसी इंडक्टर के अक्रॉस डीसी सोर्स लगाने के लिए स्वतंत्र हैं। आप यहां पर डीसी लगाइए, कोई आपको नहीं मना कर रहा। आपने यहां पर डीसी लगाया, कोई आपको नहीं मना कर रहा। पर आपको इस चैप्टर में जैसे ही आप आ रहे हैं तो आपको ये कंपैरिजन सीखना है कि अगर इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमने एसी के बजाय डीसी के बजाय एसी सोर्स लगा दिया, या इस कैपेसिटर के अक्रॉस डीसी के बजाय एसी सोर्स लगा दिया, क्या अंतर है सर्किट में, ये बात समझनी है। वो ये कह रहे हैं कि यहां पर जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है, ये वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये V है, और इसकी वैल्यू होगी मान लीजिए 10 वोल्ट, मान लीजिए 5 वोल्ट, मान लीजिए 2 वोल्ट, 20 वोल्ट, जो भी होगा वो कांस्टेंट होगा। विद रिस्पेक्ट टू टाइम वोल्टेज चेंज नहीं होगा। अगर 10 वोल्ट है तो 10 वोल्ट रहेगा। यहां पर जो वोल्टेज हम लोगों ने अप्लाई किया है, ये जो वोल्टेज हम लोगों ने अप्लाई किया है, ये वोल्टेज कुछ इस शेप का होता है। शेप समझिए, शेप का मतलब क्या है? शेप का मतलब है 10 साइन 100 पाई टी। वेरिएबल कितने दिख रहे हैं? वेरिएबल दिख रहे हैं V और T। ओमेगा की वैल्यू कितनी दिख रही है? 100 पाई। 100 पाई का मतलब ओमेगा क्या है? 2 पाई n। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी दिख रही है? 50 हर्ट्ज। n कितना आ रहा है? 50 हर्ट्ज। ये तो बात आपको समझ में आ गई कि अगर किसी रेजिस्टर के अक्रॉस डीसी सोर्स लगाया जा सकता है तो उसी रेजिस्टर के अक्रॉस, उसी वायर के दोनों एंड के अक्रॉस या उसी कैपेसिटर के अक्रॉस हम ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज भी अप्लाई कर सकते हैं। उनका यह कहना होता था कि इस सर्किट में करंट नहीं फ्लो करेगा, कैपेसिटर के ऊपर कुछ चार्ज आएगा। ये जो Q आएगा यहां से, ये जो Q आएगा, इस Q को कैलकुलेट किया जा सकता है। यहां पर जैसे रेजिस्टर में कुछ करंट फ्लो करेगा, इस करंट की बेसिक डेफिनेशन क्या थी? V अपॉन R। यहां पर Q इज इक्वल टू CV था। और अगर बावजूद इसके अगर कोई ये कहे कि नहीं इस सर्किट में करंट निकालो, निकाल देंगे। क्यों निकाल देंगे? क्योंकि ये जो चार्ज है ये इस कैपेसिटर पर मैक्सिमम चार्ज है, स्टैटिक चार्ज है। इसके बाद इस चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। C और V दोनों कांस्टेंट हैं, कैपेसिटेंस भी कांस्टेंट है और वोल्टेज भी कांस्टेंट है। इसका मतलब कि dq बाई dt टाइम का फंक्शन नहीं होगा। इस सर्किट में I 0 हो जाएगा। लेकिन जब हम ये वाला वोल्टेज, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इस सर्किट में, ये वाला वोल्टेज जब हम इस सर्किट में अप्लाई करेंगे तब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि इसके दोनों प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, पहले प्लेट नंबर 1 अगर पॉजिटिव है, ये जो वोल्टेज साइन का फंक्शन है, ये जो वोल्टेज साइन का फंक्शन है, इसका मतलब इतनी देर के लिए, ये t/2 टाइम के लिए, पहले t/2 के लिए, पहले t/2 टाइम के लिए इस कैपेसिटर की अगर ये वाली प्लेट पॉजिटिव है और ये वाली नेगेटिव है, तो अगले t/2 के लिए ये पोलैरिटी बदल जाएगी। और क्योंकि ये यहां पर बात रुकेगी नहीं, ये ग्राफ यहां पर रुकता नहीं है, ये ग्राफ आगे जाता है और ये जाता ही जाता है, पता नहीं कहां तक जाता है।
जब तक आप ये इसको, जब तक कॉइल रोटेट कर रही है तब तक ये चलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कैपेसिटर वाले सर्किट में भी करंट होगा। करंट की कल्पना वही है कि अगर वायर के किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकेंड में पास होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, वही करंट है। तो अब देखिए, क्योंकि इसमें जब यहां से चार्ज जा रहा था, जिसको वो एक दूसरी चीज होती है ट्रांजिएंट करंट उसको कहते हैं, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर एक चीज होती है कि कैपेसिटर की प्लेट पर जैसे जैसे चार्ज जा रहा है, तो जब तक चार्ज पीक वैल्यू नहीं आ जाती, मैक्सिमम वैल्यू चार्ज की नहीं आ जाती, तब तक वायर्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, इन वायर्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो तब तक करंट इसमें है। लेकिन वंस द कैपेसिटर इज चार्ज, जब एक बार कैपेसिटर पे पूरा चार्ज आ गया, मैक्सिमम चार्ज आ गया, उसके बाद चार्ज का फ्लो ही नहीं होगा। चार्ज का अगर फ्लो नहीं होगा तो सर्किट में करंट नहीं होगा। बट यहां पर कहानी निराली है। क्या है? निराली, कि कैपेसिटर की प्लेट पर चार्ज की वैल्यू लगातार चेंज हो रही है। हमको क्या सिखाया गया? ध्यान से देखिए, हमको ये सिखाया गया कि भाई, ये हमको ऐसा सिखाया गया। देखिए कैसा सिखाया गया, बहुत ध्यान से देखिए हमको क्या सिखाया गया। हमको ये सिखाया गया कि इसको बेटा 2 मिनट के लिए होल्ड करा दो और सर्किट के एनालिसिस पर आ जाओ। क्या सर्किट का एनालिसिस है ये देखते हैं। सर्किट का एनालिसिस ये है कि एक है रेजिस्टर, एक है कैपेसिटर और एक है इंडक्टर। बहुत ध्यान से देखिएगा, हम लोगों ने इन तीनों चीजों के अक्रॉस एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई कर दिया। ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, हम लोगों ने तीनों के अक्रॉस ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई कर दिया। तीनों में वोल्टेज सेम है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तीनों में वोल्टेज सेम है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। इस चीज का नाम R है, इसका नाम C है, इसका नाम L है। उनका ये कहना है, अगर तुम बहुत बुद्धिमान हो तो इस सर्किट में करंट के इक्वेशन डिराइव करके दिखाओ। करंट के इक्वेशन डिराइव करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसलिए क्योंकि इस सर्किट में ये बेसिक इक्वेशन है, इस सर्किट में ये बेसिक इक्वेशन है, इस सर्किट में ये बेसिक इक्वेशन है। बहुत ध्यान से बोर्ड पर देखिए, क्या देखना है बोर्ड पर? बोर्ड पर यह देखना है कि इन वेरिएबल्स का मीनिंग क्या है। अगर आप इन वेरिएबल्स का मीनिंग याद रखेंगे कभी मिस्टेक नहीं होगी। I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। वी क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। अब ये कह रहे हैं कि वोल्टेज साइन का फंक्शन है, बहुत बढ़िया बात है। तो ये जो वोल्टेज की पीक वैल्यू आएगी तो करंट की पीक वैल्यू आएगी। इसका मतलब इस सर्किट में इस वोल्टेज के कॉरेस्पॉन्डिंग ये करंट आ गया। इस इक्वेशन में तीनों वेरिएबल्स का मतलब अगर आपको नहीं पता है तो आप पहले वो मतलब प्लीज पता कर लीजिए। जिस इस इक्वेशन में Q, अगर आप किसी से पूछें Q क्या है, बहुत कॉन्फिडेंस से कहते हैं चार्ज। मुझे लगा क्वीन। चार्ज? कौन सा चार्ज? फ्लो करने वाला चार्ज, स्टैटिक चार्ज, 1 सेकेंड का चार्ज, इस प्लेट पे चार्ज, उस प्लेट पे कौन सा चार्ज? चार्ज क्या है? ये सिचुएशन आ गई, सबको पता है कि क्यू चार्ज है। हमको ये पता करना है कि चार्ज के स्पेसिफिकेशन क्या है। Q इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। एक प्लेट पर अगर प्लस Q है किसी इंस्टेंट पे तो दूसरी प्लेट पर माइनस Q होगा। Q इज द चार्ज ऑन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। डीसी वाले सर्किट में क्योंकि वोल्टेज की वैल्यू कांस्टेंट थी, इसलिए चार्ज मैक्सिमम जितना आना था, जब हम Q इज इक्वल टू CV से चार्ज कैलकुलेट करते हैं तो हम एक्चुअली मैक्सिमम चार्ज कैलकुलेट करते हैं कि
0 से यहां तक। अगर Q की C की वैल्यू 2 माइक्रोफेराड है, V की वैल्यू 10 वोल्ट है, तो हम कहते हैं 20 माइक्रोकूलम मैक्सिमम चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। यहां पर Q फंक्शन ऑफ टाइम हो गया। कैसे हो गया? हमने नहीं किया, हमने तो ईमानदारी से इस इक्वेशन में, जो कि कैपेसिटर का जनरल इक्वेशन है, उस इक्वेशन में हमने V की वैल्यू रखी। अभी भी Q वही है, क्या? चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, बट नाउ क्योंकि हम लोगों ने यहां टाइम ले आए, तो हम लोग इस Q को बोलेंगे दिस इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर, charge on each plate of capacitor at any instant t, at any instant t। ये है। अब अगर हम इसको dq by dt कर दें, तो dq by dt में कांस्टेंट क्या आ जाएगा? c कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट क्या आ जाएगा? c कांस्टेंट आ जाएगा, v नॉट कांस्टेंट आ जाएगा, और ये आ जाएगा d अपॉन dt ऑफ साइन ओमेगा t। बहुत ही ध्यान से इसको देखिएगा, थोड़ी सी मैथ्स है लेकिन बहुत सारा कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट आया? कंसेप्ट क्या आया कि dq बाई dt की वैल्यू हो गई i, यहां पर आ गया c v नॉट साइन ओमेगा t का कॉस ओमेगा टी और एक और ओमेगा। इसका मतलब ये है आई, ये है वी नॉट। ध्यान से देखिएगा, कंसेप्ट आने लगा। ये है करंट, ये है वोल्टेज, ठीक है। अब इसका मतलब कि जो भी, और ये क्या चीज है, इसका तो कोई यूनिट है ही नहीं, ओनली अ नंबर, इसका कोई यूनिट नहीं है। तो जब कोई यूनिट नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? जब कॉस ओमेगा टी की कोई यूनिट नहीं है तो राइट हैंड साइड पे वी नॉट के अलावा जो कुछ भी डिनोमिनेटर में आएगा, छोटा ओमेगा बड़ा सी, वो क्या होगा? वो होगा रेजिस्टेंस। यहां पर उसका नाम बदल रहे हैं, यहां पर 1 अपॉन ओमेगा सी का नाम बदल रहे हैं। इसका नाम है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या नाम है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसका मतलब ये होता है कि हाउ अ कैपेसिटर इज रिएक्टिंग टू ऑल्टरनेटिंग करंट, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। अगले स्टेप में I इज इक्वल टू I नॉट कॉस ओमेगा टी। बहुत ध्यान से देखिए, इसका मतलब कि हम लोगों ने I की वैल्यू क्या निकाल ली है? I की वैल्यू निकाल ली है V अपॉन XC। हम लोगों ने I नॉट की वैल्यू क्या निकाल ली है? V नॉट अपॉन XC। इस सर्किट में, ये सर्किट कैपेसिटर वाले सर्किट में, इसका नाम है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं कि हाउ अ कैपेसिटर इज रिएक्टिंग टू ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, इसका नाम है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। वेरी गुड, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है ये, इसको ध्यान से देखिए, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है। वो इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस सर्किट में जो करंट फ्लो करने जा रहा है, वोल्टेज क्या अप्लाई किया था? जब हम लोगों ने कैपेसिटर में वोल्टेज अप्लाई किया V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, तो इसका करंट क्या आ गया? I इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। क्योंकि इस इक्वेशन को जो कॉस ओमेगा टी है उसको हम लोग लिख सकते हैं I इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। बहुत ध्यान से देखिए, जब हम यही कैलकुलेशन इंडक्टर वाले केस में करेंगे, जब हम ये वाला कैलकुलेशन इंडक्टर वाले केस में करेंगे कि ये इसका बेसिक इक्वेशन है V इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी, तो V की जगह V नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। हमारा जिंदगी में उद्देश्य क्या है? हमारा जिंदगी में उद्देश्य है कि हम इंडक्टर वाले सर्किट में करंट का इक्वेशन निकाल पाए। करंट का इक्वेशन कैसे निकाला जाएगा?
डी आई इज इक्वल टू वी नॉट, ये डी आई है, वी नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, ये आ जाएगा आई इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन एल कॉस ओमेगा, साइन ओमेगा टी को इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा, ये आ रहा है। अब यहां से आई का इक्वेशन आ जाएगा वी नॉट टाइम्स ओमेगा एल, और ये आ गया माइनस कॉस ओमेगा टी का मतलब साइन के फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। बहुत ध्यान से देखिए, ये जो ओमेगा एल है, ये वाला जो ओमेगा एल है, इसका नाम है कैपेसिटिव, इसका नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या नाम है इसका? नाम क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या करता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब है कि जो इंडक्टर वाले सर्किट में, प्योर इंडक्टर के अक्रॉस जब ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा तो ऐसी सिचुएशन में जो वोल्टेज अपॉन करंट रेशियो होगा उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। परेशान ना होइए, एक्चुअली क्या है कि ये जो भी चीज है ये तो नंबर है, इसकी तो कोई यूनिट है नहीं। अगर हम डायमेंशनल एनालिसिस से देखें तो ये इसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट है एम्पियर। इसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट है वोल्ट। तो इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए? इसकी यूनिट है ओम। तो भले ही कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो, ये वाला जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस था XC, इसकी भी यूनिट क्या है? यूनिट इसकी भी ओम है। इसका मतलब कि जो इस सर्किट में R है वो इस सर्किट में 1/ओमेगा C है। R, XC, XL, ये तीनों की यूनिट कॉमन है, तीनों ओम है। वैल्यूज बहुत अलग अलग हैं। R तो R है, XC 1/ओमेगा C, XL ओमेगा इंटू L। अब ध्यान से देखिए, ये जो करंट का इक्वेशन आया इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ठीक है, इसको हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं। क्या कंक्लूजन आया? वो कंक्लूजन हम लोग साफ साफ लिखना चाहते हैं। हम ये लिखना चाह रहे हैं कि R वाले सर्किट में, कौन से वाले सर्किट में? R वाले सर्किट में अगर एक चीज R है, एक चीज C है और एक चीज L है। अभी हम लोग प्योर R, C और L की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्योर R, C, L। प्योर R, C, L का मतलब क्या कि R में अगर वोल्टेज V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है, अगर C में वोल्टेज V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है, अगर L में वोल्टेज V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है, ये तो तीनों में करंट का क्या इक्वेशन होगा? रेजिस्टर वाले सर्किट में करंट की वैल्यू भी सेम आएगी। अब यहां पर इंटरेस्टिंग बात कि अगर ये वोल्टेज V इज इक्वल टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी होता, तो अगर ये वोल्टेज V इज इक्वल टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी होता तो इसका करंट भी I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी होता। इसका मतलब कि ये दोनों सेम फेज में होंगे। हम यहां से कंक्लूड करते हैं कि रेजिस्टर वाले सर्किट में वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज। वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज। सेम फेज कैसे दिखाते हैं 2 मिनट में हम लोग डिस्कस करेंगे। सी में क्या आ रहा था? सी में आ रहा था आई की वैल्यू आ रही थी आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। अगर आप कहेंगे तो हम लोग इसका मैकेनिज्म भी डिस्कस कर लेंगे, मैथमेटिक्स भी डिस्कस कर लेंगे। मैकेनिक्स इसका क्या है? मैकेनिक्स ये है कि जब हम लोगों ने यहाँ पर ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई किया तो जिस इंस्टेंट पे अगर हमने वोल्टेज लिया V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, बोर्ड पर देखिए, अगर हम लोगों ने वोल्टेज लिया V इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, T0 पर क्या आएगा?
t0 पर यहां पर हम रखेंगे तो वोल्टेज 0 आएगा, वोल्टेज 0 आने से चार्ज 0 आएगा, चार्ज जब 0 होगा तो रेट ऑफ फ्लो, इसका मतलब करंट क्या है कि हाउ फास्ट द चार्ज इज मूविंग टू द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। जब कैपेसिटर के चार्जिंग की शुरुआत होगी उस इंस्टेंट पर करंट बहुत तेज होगा, तो वो जो करंट तेज है इसका मतलब करंट की वैल्यू मैक्सिमम है। लेकिन जैसे ही हम लोग क्वार्टर साइकिल पर पहुंचे, क्वार्टर साइकिल पर पहुंचने पर वोल्टेज मैक्सिमम हो गया। क्वार्टर साइकिल कहाँ है? इट्स नॉट मोटरसाइकिल, इट्स क्वार्टर साइकिल। वेयर इज द क्वार्टर साइकिल? ये है क्वार्टर साइकिल। अगर यहां से स्टार्ट होता है तो ये यहां से यहां 0 से मैक्सिमम जाने में V इज इक्वल टू V नॉट, Q इज इक्वल टू Q नॉट, क्योंकि इस इंस्टेंट पर चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर मैक्सिमम है, इसलिए रेट ऑफ फ्लो, क्योंकि जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका तो उस समय चार्ज का फ्लो बहुत कम होगा। तो जो चार्ज का फ्लो है, जो रेट ऑफ फ्लो है, दैट इज कॉल्ड करंट, इसलिए इस समय करंट 0 होगा। और इस बात को हम लोग मैथ्स की भाषा में ऐसे कहते हैं कि करंट π/2 से लीड करेगा। कैपेसिटर के अक्रॉस क्या हो रहा है? कैपेसिटर के अक्रॉस हम ये बोलेंगे, स्टेटमेंट क्या आएगा कि करंट अक्रॉस अ कैपेसिटर, करंट AC करंट, alternating current across a capacitor leads the voltage by π/2। ये स्टेटमेंट। कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज, और कैपेसिटर के अक्रॉस का मतलब यहां पर कोई दोनों प्लेट्स के बीच में करंट नहीं फ्लो करने लगेगा, वो तो चार्ज इन प्लेट्स पर आएंगे, और क्योंकि चार्ज यहां से फ्लो करके जाएगा, यहां से भी फ्लो करके आएगा, इसलिए सर्किट का करंट है। कैपेसिटर आज भी वही है जो परसों था। कैपेसिटर का मतलब है दो कंडक्टर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। तो ऐसा नहीं कि अगर हम लोगों ने ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज लगा दिया तो कैपेसिटर की प्लेट के 20 से ऑल्टरनेटिंग, 20 से नहीं होगा। तो अब बात आ रही है इंडक्टर की। इंडक्टर में वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने इंडक्टर में वोल्टेज V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी अगर आपने लगाया है, तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात यहां पर आएगी कि I की वैल्यू इससे कम होगी। कम का मतलब π/2 से पीछे होगी। पीछे का मतलब क्या होता है कि अक्रॉस एन इंडक्टर, मैं यहां पर स्टेटमेंट लिख रहा हूं, करंट अक्रॉस एन इंडक्टर, करंट अक्रॉस एन इंडक्टर lags behind to the voltage by π/2। इसका मतलब कि कैपेसिटर, अब देखिए वो ये कह रहे हैं एक दो इंपॉर्टेंट बातें इसमें। एक तो ये कह रहे हैं कि V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। तो हम लोग वोल्टेज यहां पर दिखा दे रहे हैं कि भाई ये वोल्टेज है, ऐसा मान लें कि ये वोल्टेज है, यहां पर ये मैक्सिमम हो गया, यहां पर नेगेटिव मैक्सिमम हो गया, फिर पॉजिटिव मैक्सिमम हो गया, एंड इट गोज लाइक हाउ इट गोज, देखते हैं। इट गोज लाइक दिस कि ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज है। वही चीज हम लोग यहां पर ले लेते हैं कि अगर ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज यहां पर दिखा रहा है कि ये पॉजिटिव मैक्सिमम आ गया, ये नेगेटिव मैक्सिमम आ गया, ये पॉजिटिव मैक्सिमम आ गया, व्हाइट कलर से हम लोगों ने वोल्टेज दिखाया हुआ है और ऐसा माना हुआ है। अभी हम सर्किट नहीं पता है हमको, अभी हमको ये पता है कि वोल्टेज जो है वो V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी हम लोगों ने वोल्टेज दे रखा है। इसको भी हम लोग वोल्टेज यहाँ पर ले रहे हैं, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोग इसको यहाँ पर प्लस V नॉट है, यहाँ पर माइनस V नॉट है,
ये t/4 है, ये t/2 है, ये 3t/4 है, ये t है, ये 1t/4, 3t/4, 5t/4 होगा ये, और ये इस तरीके से सिमिलरली यहाँ पर ये प्लस v0 है, यहाँ पर ये माइनस v0 है, ये t/2, ये t/4, ये 3t/4, ये एक साइकिल पूरा, यहाँ से अगला साइकिल स्टार्ट हो गया। ध्यान से देखिए, अगर ये, हाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात कि हम लोग जो ग्राफिकल एनालिसिस में, क्योंकि हम लोगों को केवल फेज डिफरेंस दिखाना होता है, तो हम लोग वोल्टेज और करंट सेम ग्राफ में दिखा रहे हैं, सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिखा रहे हैं। तो जब हम सेम एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो अलग अलग वेरिएबल्स दिखाएंगे तो हम उनका एम्पलीट्यूड्स अलग अलग ले लेते हैं। ठीक है, आप ये बात समझिए कि हम वोल्टेज को एम्पियर से कंपेयर नहीं कर सकते। अगर किसी सर्किट में 20 वोल्ट पोटेंशियल है तो करंट हमेशा वोल्टेज से कम होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा या इम्पीडेंस पे डिपेंड करेगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर करंट को कम मैग्नीट्यूड से दिखाते हैं। ध्यान से देखिए, करंट को हम लोग कम मैग्नीट्यूड से कैसे दिखा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये है करंट। अब इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोगों को करंट बनाना है, यहाँ प्लस I0, यहाँ माइनस I0। इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोगों को करंट बनाना है। ये यहाँ पर प्लस I0, यहाँ पर माइनस I0। वोल्टेज और करंट एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग दिखा रहे हैं। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अगर समझ में आ जाएगा यू विल ऑल्सो फील गुड कि अगर मान लीजिए I का इक्वेशन I0 साइन ओमेगा t है, आप समझ गए कि अगर वोल्टेज भी साइन ओमेगा टी और करंट भी साइन ओमेगा टी, माने सर्किट कौन सा है? सर्किट है रेजिस्टेंस वाला। ये है रेजिस्टेंस, प्योर करंट की, प्योर रेजिस्टर की बात कर रहे हैं। तो इसमें करंट और वोल्टेज सेम फेज में है। सेम फेज का मतलब क्या होता है? सेम फेज का मतलब ये होता है कि जब एट t इज इक्वल टू 0 वोल्टेज इज 0, करंट इज 0। एट t इज इक्वल टू t/4 वोल्टेज इज मैक्सिमम, करंट इज एट इट्स ओन मैक्सिमम। दोनों एक साथ पॉजिटिव मैक्सिमम, एक साथ नेगेटिव मैक्सिमम। इस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज। इस सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं? वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज। ठीक है, ध्यान से देखिए, हम लोगों को क्या करना था? हम लोगों को यहां पर करंट बनाना था। अब मान लेते हैं कि करंट का इक्वेशन ऐसा है। ये कौन सा सर्किट हो गया? ये कौन सा सर्किट हो गया? ये कौन सा सर्किट हो गया? सर्किट ही नहीं मिल रहा। ये कौन सा सर्किट हो गया? ये कैपेसिटर हो गया। ये कैपेसिटर हो गया। ये कैपेसिटर हो गया। इसका मतलब इसका सर्किट कैसे बनेगा? इसका सर्किट ऐसे बनेगा कि एक कैपेसिटर के अक्रॉस एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की सप्लाई दे दी। करंट क्या? वही बात, जब वोल्टेज 0 तब चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर 0, रेट मैक्सिमम। इसका मतलब ये यहां से आएगा, ये इस समय जब जिस इंस्टेंट पर वोल्टेज 0 था उस इंस्टेंट पे करंट मैक्सिमम था। जिस इंस्टेंट पर वोल्टेज 0 था उस इंस्टेंट पे करंट मैक्सिमम था। एम्पलीट्यूड की बात मैंने आपको बता दी कि करंट का एम्पलीट्यूड कम दिखाते हैं जस्ट टू डिफरेंशिएट। हाँ, अब देखिए इसी का एक्सटेंशन, इसका एक्सटेंशन क्या हो सकता है? इसका एक्सटेंशन ये हो सकता है कि अगर इंडक्टर हो, क्या हो? इंडक्टर। तो इस सर्किट में हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे? इस सर्किट में हम लोग कंक्लूड करेंगे कि वोल्टेज एंड ये कौन सा सर्किट है? इसमें हम लोग क्या बोलेंगे? इसका स्टेटमेंट ये आएगा, करंट इज लीडिंग। इसका आ रहा है करंट इज लीडिंग और वोल्टेज इज लैगिंग बिहाइंड बाय π/2। करंट π/2 से लीड कर रहा है। अगर इसका
इसका एक्सटेंशन हमको देखना है, एक्सटेंशन हमको देखना है तो हम एक्सटेंशन देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? ऐसे देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर एक वोल्टेज और बना लेते हैं। जैसे हम लोगों ने इस सर्किट में देखा कि करंट लीड कर रहा है, इस सर्किट में हम लोगों ने देखा करंट वोल्टेज के साथ सेम फेज में है। हम लोग एक और सर्किट यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें वो ये कह रहे हैं कि वोल्टेज अगर V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है तो करंट, अगर वोल्टेज की वैल्यू V नॉट साइन ओमेगा टी है यहाँ पर ये प्लस वी नॉट, यहाँ पर ये माइनस वी नॉट, ये वही पुरानी स्टोरी T/4 T/2 एंड ऑल। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर हमने करंट का ग्राफ ऐसा बना दिया, कैसा बना दिया? नीचे से स्टार्ट किया, ये प्लस आई नॉट, ये माइनस आई नॉट, और वो ये कह रहे हैं कि अगर करंट का इक्वेशन से दैट ऐसा आ गया कि साइन ओमेगा टी माइनस π/2। बहुत सिंपल है मैथ्स। टी जीरो रखिए, टी जीरो रखने पर साइन जीरो वोल्टेज जीरो, ये देखिए टी जीरो रखिए, टी जीरो रखने पर साइन माइनस π/2 साइन। अगर इस इक्वेशन में हम टी जीरो रख दें तो टी जीरो रखने पर आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन माइनस π/2 आ जाएगा। साइन π/2 की वैल्यू +1 होती है और साइन माइनस π/2 की वैल्यू -1। इसका मतलब ये करंट यहां से स्टार्ट होगा। ओ माय गॉड, ध्यान रहे दोनों का ओमेगा सेम है। इसमें ओमेगा क्या होता है? 2π/t। ओमेगा क्या होता है? 2πn। ओमेगा एक्चुअली क्या चीज है? जिस एंगुलर स्पीड से कॉइल घूम रही थी, भूलना नहीं। कौन सा कॉइल? वो वाला कॉइल जो एसी जनरेटर का आर्मेचर था। ओमेगा भाई हम उसको एक्सटेंड करते आ रहे हैं। मैंने शुरू में आपको कहा था क्लास में कि जब हम डूब जाते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट में, वो ग्राफ और फेजर डायग्राम और कैलकुलेशन, और तब हम लोग बेसिक बात भूल जाते हैं। फिर से यहां बात आ रही है कि इसका जो सर्किट बनेगा वो सर्किट प्योर इंडक्टर का है। अगर हम प्योर इंडक्टर के अक्रॉस ऑल्टरनेटिंग सप्लाई देंगे तो क्या सीन आएगा? तो ये आएगा कि करंट इज लैगिंग बिहाइंड और वोल्टेज इज लीडिंग, और वोल्टेज इज लीडिंग बाय π/2। ठीक बात है। तो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा है? हम लोगों ने सिर्फ इतनी बात पढ़ी है कि वोल्टेज करंट का रिलेशन प्योर रेजिस्टर, प्योर कैपेसिटर और प्योर इंडक्टर में क्या होता है। वोल्टेज और करंट के हम लोगों ने ग्राफ बनाना सीखा है कि ये ग्राफ कैसे बनते हैं, वोल्टेज और करंट के ग्राफ कैसे बनते हैं, किसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है। इसके अलावा हम लोगों ने ये सीखा है कि ये कहाँ से ऑल्टरनेटिंग करंट आता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोगों को बहुत सारी बातें डिस्कस करनी है। जब हम लोग एसी को कंटिन्यू करेंगे तब उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये होगी कि ये आरएमएस वैल्यू, या जिसको वर्चुअल वैल्यू, या जिसको मेजर्ड वैल्यू कहते हैं, मेजर्ड वैल्यू, इसका मतलब क्या होता है ये मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा। अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए, अगर आप इसको आज खुद से अगर आप इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा कि जब वो कहते हैं कि ऑल्टरनेटिंग करंट, तो ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि या तो आरएमएस वैल्यू, वर्चुअल वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू। ये इसके जब केवल जब ऑल्टरनेटिंग करंट में, जब ऑल्टरनेटिंग करंट के सर्किट में करंट के साथ कोई प्रीफिक्स नहीं है, और जब प्रीफिक्स होगा तब वो कहेंगे मीन वैल्यू, तब वो कहेंगे पीक वैल्यू। ये इस तरीके से काम करता है। सेम इज ट्रू फॉर वोल्टेज। अगर वो कह रहे हैं कि वोल्टेज, इसका मतलब ये टॉकिंग अबाउट आरएमएस वैल्यू। अब आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू में रिलेशन होता है, वो हम लोगों को डिस्कस करना है कि ये रिलेशन कैसे आता है। या आई आरएमएस जो होता है वो पीक वैल्यू का √2 टाइम्स कम हो जाता है। ये हम लोग को डिस्कस करना है। एक ये इंपॉर्टेंट बात। दूसरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जिसको सबसे ज्यादा जो इस चैप्टर का नाइटमेयर है, उसका नाम है फेजर डायग्राम। क्या नाम है? फेजर डायग्राम। इस टॉपिक को हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये बात समझेंगे जब हमारा नेक्स्ट
डिस्कशन होगा कि फेजर डायग्राम कैसे बनाते हैं, ऑल्टरनेटिंग सर्किट्स में अलग अलग सर्किट्स का प्योर या कॉम्बिनेशन में फेजर डायग्राम कैसे बनाते हैं। थैंक यू।